इस वीडियो में हम लोग 25 प्रॉब्लम्स के फुल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर के नीट और जेई की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या पूछे हुए हैं और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो Mn2O7 है ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस कंडीशन में। तो करेक्ट स्टेटमेंट Mn2O7 के रिगार्डिंग क्या होगा। Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen atom। जब हम Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें दो Mn को आपको अरेंज करना होता है एक ऑक्सीजन के थ्रू, और बाकी जो तीन ऑक्सीजन होंगे वो एक एक Mn के साथ अटैच होंगे डबल बॉन्ड O के थ्रू। इसलिए ये इसका अरेंजमेंट होगा। और अगर एक Mn को डिस्कस करोगे तो इसके साथ आपको चार ऑक्सीजन लगता हुआ दिख रहे हैं, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, ये ए वाला पॉइंट सही है। Mn इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड, ऑक्टाहेड्रल में एक के साथ छह ग्रुप का अटैचमेंट होना चाहिए। यहाँ पे छह ग्रुप अटैच आपको दिख नहीं रहे हैं इसलिए टेट्राहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल हो नहीं सकता। कंटेन MnO Mn ब्रिज, यहाँ पे MnO Mn ब्रिज भी आपको दिख रहा है इसलिए सी वाला भी सही हो जाएगा। कंटेन Mn Mn बॉन्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए A एंड C सही है, इसमें आप लिखोगे A एंड C करेक्ट। सेकेंड प्रॉब्लम है lithium metal crystallize in a body centered cubic crystal if the length of the side of the unit cell of lithium is this, then the atomic radius of the lithium is। अब BCC अरेंजमेंट में होता क्या है, अगर हम इसके यूनिट सेल को देखें तो इसके यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में, और दो इसके जो अपोजिट होते हैं इस वर्टेक्स के ऊपर वही एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब ये जो बॉडी डायगोनल होगा इसके ऊपर तीन एटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और इनका रेडियस अगर आप यूज करोगे तो कुल ये बॉडी डायगोनल 4r के बराबर होता है। अब इस लेंथ को अगर हम मान ले a, तो ये वाला जो लेंथ आता है वो आता है a√2, और इसी को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से जब आप रिलेशन लिखते हो तो आप लिखते हो a² प्लस 2a² इक्वल टू 4r का स्क्वायर, ये 3a² इक्वल टू 16r² आता है। और यहां से जब आप r² लिखते हो तो लिखते हो 3a² बाई 16 मीन्स r इक्वल टू √3a/4। ये रिलेशन है रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ के बीच में। अब एज लेंथ यहाँ पे दिया गया है, आपसे रेडियस पूछा हुआ है, वैल्यू पुट कर लो। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 351, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। तो इसी को सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.433, और जब 0.433 का 351 से मल्टीप्लाई करोगे ये 151.98 के आसपास आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा पहला ये सही हो जाएगा। प्रॉब्लम है फॉग इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ। फॉग में जनरली होता क्या है कि जो गैस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर। अब ये जो वाटर वेपर है ये लिक्विड है, प्रेजेंट है एयर के अंदर मतलब गैस में, तो हम लिखते हैं कि ये लिक्विड प्रेजेंट होता है गैस में, मीन्स लिक्विड इन गैस का ये एग्जाम्पल। फोर्थ प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है। इसको डेड बर्न हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर तो ये इसके अंदर फिर से डिजॉल्व होके यूजेबल किसी कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा पीओपी को, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप एक बार यूज कर लेते हो और उसके अंदर दोबारा आप वाटर यूज करोगे तो वाटर में ऐड करने के बाद वो दोबारा यूजेबल नहीं होता, सेम ऐसे ही यूजेबल नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बर्न प्लास्टर बोलते हैं। ये डेड बर्न प्लास्टर का एग्जांपल हो जाए। फिफ्थ प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अटैक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, और वो सब्स्टिट्यूट करना चाहिए किसी दूसरे ग्रुप को। और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट हमेशा कोई उसी को करता है जो उसके नेचर का होता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो किसी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को वहां से हटाएगा। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे दो आर आपस में बाइंड हो रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा। अगर आपको लग रहा है कि हेलोजन हम यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम बाइंड होना चाहिए, सोडियम बाइंड हो नहीं रहा,
इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है हेलोजन को, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है। इस वाले में हेलोजन हट रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और OH अटैच हो रहा है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा रहा है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन। सिक्स्थ प्रॉब्लम में आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। जब किसी ऑक्सी एसिड की आप एसिडिटी को चेक करते हो तो हमेशा अपने दिमाग में रखोगे पॉइंट कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाते हो उसी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर सेंट्रल कोई भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा मतलब जितने ज्यादा ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही हाई रहती है। मतलब आपको चेक कर लेना है कहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। तो O4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर द ऑक्सीजन अटैच विद द सेंट्रल एटम मोर द एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड। अब सीसीपी अरेंजमेंट एक ऑक्साइड का है जिसमें कह रहा है कि 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द डाइवेलेंट मेटल ए and the octahedral wires are occupied by the monovalent metal B। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो CCP अरेंजमेंट कुछ टेट्राहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट है, कुछ ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट है ए, और ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है बी। ये तो हिसाब हो गया जो आपके प्रॉब्लम में दिया गया है। अब आपको पता है कि जितना सीसीपी अरेंजमेंट में एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वायर्स बनता है, इसलिए इसको 2 लिखना पड़ेगा। और जितना यहाँ पे एटम्स टोटल होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनता है, इसलिए इसका दोनों का नंबर सेम रहेगा। अब यहाँ कुछ फ्रैक्शन दिया है तो उसको चेक कर लो। तो कह रहा है टेट्राहेड्रल वायर्स 1/4 ऑक्यूपाई हो रहा है, इसके साथ आपको 1/4 करना पड़ेगा। और ऑक्टाहेड्रल वायर्स के लिए बोल रहा है कि ये कंप्लीट पूरा ऑक्यूपाई हो रहा है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। अब जो आपका यहाँ पे रेशियो बन रहा है वो हाफ ए के साथ बन रहा है, ओ हाफ ए और बी। तो इस 2 को हटाने के लिए आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा O2 ए और B2। ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो O2 ए B2 पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एट्थ प्रॉब्लम है Which of the following complex will show largest splitting of d orbitals? d orbitals की splitting में मैक्सिमम आपको स्प्लिटिंग कहाँ पे दिखेगी? तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लिगेंड होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, कुछ होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके लिए स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है क्या। तो जो साइनाइड और CO होता है ये बहुत स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, इन दोनों को सबसे पहले आपको चेक करना है। तो यहाँ पे साइनाइड आपको सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सीधे आपको लिख देना है कि इसकी स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की सबसे लार्जेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है उसके बाद भी इस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सिलिकॉन में हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरान हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है तो बोरान के पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज बोरान कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल and hydrogen also contain 1 electron, and by sharing of 3 different hydrogen atom total electron of boron becomes 6। 3 इसके और 3 हाइड्रोजन एटम के, मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 10th प्रॉब्लम फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन दिस वन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ली चैट्रियल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो ली चैट्रियल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा मतलब अगर हीट बाहर निकल रहा है तो आपको टेम्परेचर डाउन करना होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उधर रिएक्शन प्रोसीड होगा,
इधर नंबर ऑफ मोल्स 4, इधर नंबर ऑफ मोल्स 2, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो। और अगर आप रिएक्टेंट के साइड कोई भी जो कंपोनेंट है उसको ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर प्रोडक्ट साइड आपको कुछ करना है तो आप यहाँ से रिएक्टेंट को बाहर कर सकते हो, कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, NH3 को आप ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को कम करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स जिधर ज्यादा होंगे रिएक्शन उधर जाएगा, मतलब बैकवर्ड जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, अगर N2H2 को कम करोगे तब भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर को बढ़ाने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 11, इन द न्यूट्रल आर फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट। आयोडेट मतलब IO3 पे सिंगल माइनस। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज। अब याद रखना कि जब आप रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में तो जो MnO4 नेगेटिव है ये कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में कराओगे देन द MnO4 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है, मतलब बेसिक मीडियम में आपको चेक करना है। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 आएगा। मतलब बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज होगा वो +7 से +4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड। फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल करने का मतलब बस यही होता है कि जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनको एयर के अंदर मिक्स होने से पहले ही फिल्टर कर दिया जाता है। जो ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रीज होती हैं उनके चिमनी के अंदर क्या करते हैं, एक प्रेसिपिटेटर हम लोग लगाते हैं। उस प्रेसिपिटेटर में क्या होगा, एक मेटेलिक सीव होता है और इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जो भी यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आते हैं इनको हम लोग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंटरेक्ट होता है और आसानी से इसके साथ बाइंड हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे एक कलेक्टर होगा जिसके अंदर इसको कलेक्ट करते जाएंगे। और जो इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फ्री एयर होगा या फिर फ्यूम्स होगा उसी को हम लोग एयर के अंदर ऐड करते जाते हैं। तो इस तरीके से पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है बाय यूजिंग कैटेलिटिक कन्वर्टर इन द ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, A and B are two substances undergoing radioactive decay in a container. The half-life of A is 15 minutes and B is 5 minutes. If the initial concentration of B is 4 times that of A and they both start decaying at the same time, how much time will it take for the concentration of both of them to be same? अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ए है उसका हाफ लाइफ बता रहा है 15 मिनट। और हाफ लाइफ का मतलब आप समझते हो वो टाइम जितने टाइम में कोई भी मटेरियल अपना हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो या तो बोलो हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया या बोलो हाफ पार्ट इसका बचता है। तो मान लो ए से ये 15 मिनट बाद A/2 बन गया। तो अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए हाफ लाइफ बोला हुआ है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में B/2 हो जाएगा। लेकिन बी कह रहा है कि ये ए का 4 टाइम्स है, यानी बी की जगह हम 4A लिख सकते हैं। तो 5 मिनट बाद ये हो जाएगा 2A, फिर 5 मिनट बाद ये हो जाएगा ए, फिर 5 मिनट बाद ये हो जाएगा A/2। यानी जो A/2 ये 15 मिनट में हो रहा है वही 15 मिनट में ये भी A/2 हो रहा है। तो दोनों का कंसंट्रेशन कह रहा है कितने टाइम बाद सेम रहेगा। तो 15 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन A/2 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, which of the following will not give taste of chloride ion with silver nitrate at 25 डिग्री सेल्सियस। आप जानते रहना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर का क्लोराइड कभी भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करता। मींस सिल्वर नाइट्रेट से अगर आपको रिएक्शन कराना है तो जो क्लोराइड आयन होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होना जरूरी है।
अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, इसलिए 6 लिगेंड तो होंगे यहाँ पे इस पेयर के अंदर। 6 लिगेंड के अलावा अगर कोई लिगेंड होगा तो उसमें क्लोराइड को आपको बाहर रखना होगा, वही इसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है। पहले वाले एग्जाम्पल में टोटल लिगेंड यहाँ पे 6 हैं, और आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 लिगेंड आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी लिगेंड बाहर के लिए बच नहीं रहा है, इसलिए बाहर कोई भी लिगेंड नहीं होगा, इसलिए AgNO3 के साथ रिएक्शन ये शो नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे 7 लिगेंड है, आप क्लोरीन बाहर रख सकते हो। यहाँ पे भी 7 से ज्यादा लिगेंड है, क्लोरीन बाहर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये तीनों रिएक्शन शो करेंगे, बस ये AgNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए पहला आंसर सही हो जाएगा। For a cell involving one electron, E naught cell is this at 298 Kelvin. The equilibrium constant of the cell reaction is. आपको नस्ट इक्वेशन से रिलेशन पता है, E सेल इक्वल टू होता है E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। अब यहाँ पे क्या हुआ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है वो है। ई सेल जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, इसलिए हम लोग रिलेशन लिखते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी। अब एन की वैल्यू उसने 1 बोल रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 यूज कर लिया। इसकी वैल्यू दिया गया है 0.59, ये इधर आके डिवाइड करेगा, 0.059 इक्वल टू लॉग के सी हो जाएगा। तो log Kc की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। अब अगर Kc यहां से निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एंटी लॉग 10। एंटी लॉग 10 का मतलब क्या होता है, आप 0 0 का एंटी लॉग चेक करोगे, जो कि कुछ नहीं होगा, 1 लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो भी नंबर डेसिमल के पहले होता है उसको 10 की पावर में लिखना होता है, तो इसलिए इसका आंसर लिखोगे 10 की पावर 10। D1 इंटू 10 की पावर 10 इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, at 25 degree Celsius, the enthalpy of the following process is given। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, इन रिएक्शंस को यूज करके आपको इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी बताना है। तो हेसलॉफ कांस्टेंट हीट समेशन से हम लोग इस रिएक्शन में जितने भी इन्वॉल्व होंगे स्पीसीज, उनकी इंथैल्पीज को रिएक्शन से लिखेंगे और उनकी इंथैल्पी को ऐड करते हैं। तो आपको बस चेक करना होता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कौन कौन है, उससे रिस्पेक्टिव रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको लिखना है और उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे वाटर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड, तो आपको रिएक्शन यहाँ पे कोई चेक करना है जिसमें वाटर लेफ्ट साइड है कि नहीं। यहाँ पे इस रिएक्शन में वाटर आपको राइट साइड दिख रहा है, इसको उल्टा करके लिख दो। और जैसे आप उल्टा करके लिखोगे तो जो इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का होगा उसका साइन चेंज कर देना है। ये -242 है, इसको +242 लिख दो। ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है H+। H+ का रिस्पेक्टिव रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। H+ आपको राइट साइड चाहिए, यहाँ पे भी राइट साइड है, आपको चेंज करना नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये 2 मोल्स बन रहा है, यहाँ पे आपको 1 मोल्स चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम लोग हाफ करके लिखेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करके। तो लिखेंगे हाफ H2 चेंज इनटू H+। और जब आप इसको हाफ करोगे तो आपको इंथैल्पी को भी हाफ करना होगा। तो 436 को हाफ करोगे तो हो जाएगा 218 किलो जूल पर मोल। तीसरा आपको यहाँ पे OH माइनस चाहिए 1 मोल, यहाँ पे OH माइनस 2 मोल आपको राइट साइड दिख रहा है। इस रिएक्शन को भी हम लोग हाफ करके लिखेंगे, तो हाफ H2 प्लस हाफ O2, ये हो जाएगा OH माइनस। इसको भी 2 से आपने डिवाइड किया, इसलिए इंथैल्पी चेंज को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 39। अब इस रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन आपका मिल जाएगा। ये हाफ हाफ H2 1 हो गया, जो इधर 1 से कैंसिल होगा, और हाफ O2 कैंसिल होगा। आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा H2O चेंज इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। इन तीनों इंथैल्पी को ऐड कर दो, 8 2 10 9 19 1 5 6 3 9 2 2 4 499 किलो जूल पर मोल इसका आंसर होगा। तो हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एक्सहिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे S के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में,
इसके अलावा डी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन वही इन्वॉल्व होंगे जो अनपेयर्ड होंगे। आपको 7 दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 5 इलेक्ट्रॉन इसके, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब ये मैग्नीज है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ सकता है, यहाँ पे +4 आ सकता है, यहाँ पे +5, इसलिए आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस। तो जब किसी सरफेस पे आप किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कराते हो, तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल जब सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इनका जो रैंडमनेस है वो भी कम हो जाता है, मतलब इनका जो इंट्रॉपी है वो डिक्रीज होगा, और जब इंट्रॉपी डिक्रीज होगा तो चेंज इन इंट्रॉपी आपको मिलेगा नेगेटिव। इसके अलावा अगर इंथैल्पी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जब कम करोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जीज को लूज करना पड़ेगा, इसलिए एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, इसलिए जब गैस को आप किसी भी सरफेस पे एडजॉर्ब कराओगे तो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। ये वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। अब आप रेडियस का रिलेशन जानते हैं, आर एन इक्वल टू होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में होता है आंसर, जहां पे एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिसका आपको रेडियस बताना होता है, और ये जेड एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का जिसका रेडियस हम बताएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एटम है वो भी चेंज है, और उसका जो ऑर्बिट का नंबर है वो भी चेंज है, इसके सेकंड का है और इसके थर्ड का पूछा हुआ है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे लिखें RHE+ का सेकेंड, तो आप लिखोगे 0.529 इंटू, सेकेंड है इसलिए एन की जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे हीलियम के लिए जेड की वैल्यू भी 2 लिखेंगे। सेम ऐसे आर लिथियम 2+ का लिखेंगे थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो आप लिखोगे 0.529 इंटू एन की वैल्यू इसकी थर्ड की बतानी है इसलिए 3 का स्क्वायर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3 होता है इसलिए 3। अब अगर इन दोनों का हम रेशियो कर दें कि 0.529 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 2 से कैंसिल होगा, एक 3 3 से, मतलब जो रेडियस यहाँ पे हीलियम का होगा, जो रेडियस लिथियम का होगा, उसके बीच में रेशियो है 2:3। अब इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, लेकिन ये वैल्यू आपको दिया है पिकोमीटर में, और ये रिलेशन हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा है, तो पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी रेशियो है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप पिकोमीटर में आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम तो हमने कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू इसकी यूज कर लो। तो इसकी रेडियस हीलियम जगह हमने फिर लिख दिया 105.8, ये हो जाएगा इंटू 3, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो रेडियस लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का आपको मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दो, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 158.7, इसलिए आंसर हो जाएगा 158.7 पिको। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। कायरलिटी मतलब आप समझते हो ऐसा कोई भी कार्बन जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और जब ऐसा कहीं पे कुछ होगा तो ये हमेशा फॉर्म करता है इनैंसियोमर, और इनैंसियोमर की वजह से वहां पे कुछ ऑप्टिकल रोटेशन आपको मिलता है, और अगर इनैंसियोमर आपके 1:1 के रेशियो में हो गए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन आपको 0 मिलता है। तो कह रहा है कि SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंसियोमर, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए SN1 रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। The product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site show inversion of configuration। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, ये भी सही है। इनैंसियोमर और सुपर इम्पोजिबल, जो इनैंसियोमर होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरे को प्लेस करोगे तो उसको कंप्लीटली वो कवर नहीं करेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसलिए आपको थर्ड आंसर सही लिखना पड़ेगा।
रेसमिक मिक्सचर सो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये सही है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में इनेंशियोमर इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं और दोनों के इफेक्ट को एक दूसरा कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हैलोजन। अब आपको पता है कि साइज जितनी छोटी होती है बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, इसलिए उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए जितना स्मॉल साइज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज अपने आप में छोटी है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से। तो अगर ये बॉन्डिंग किसी दूसरे फ्लोरीन के साथ करता है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी होते हैं। तो इतना कम एरिया में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कि वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, जो बॉन्ड को थोड़ा सा वीक बना देते हैं। और बॉन्ड वीक होगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कम रहेगा। इसलिए हैलोजन के ऑर्डर में क्लोरीन सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को शो करता है और फ्लोरीन का नंबर आता है ब्रोमीन के बाद। इसलिए हैलोजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर हमेशा ये फॉलो होता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, यही सही होगा, तो इसका बी वाला सही होगा। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाई। जब एक ही ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन को पुट करते हो तो इसका n सेम रहता है, l सेम रहता है, m भी सेम रहता है, लेकिन दोनों की जो स्पिन होती है वो अलग होती है। एक का स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग +½ लिखते हैं और दूसरे का -½ लिखते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, in the case of alkali metal, the covalent character decreases in the order according to the Fajans rule। जब कैटायन की साइज को आप स्मॉल करोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और एनायन के लिए यही उल्टा होता है। एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मेटल सब में सेम बोल रखा है, इसलिए आपको एनायन के साइज के बेस पे डिस्कस करना होगा। एंड द एनायन विच इज लार्जर इन साइज ऑलवेज शो मोर कोवेलेंट करेक्टर। तो सबसे ज्यादा हैलोजन में बड़ा साइज का होता है आयोडीन, इसलिए आयोडीन सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 24, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसमें एक आइडोफॉर्म टेस्ट दिया गया है जो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं किसी भी 2 एल्डिहाइड को, 2 कीटोन को, 2 एल्कोहल को या एल्डिहाइड कीटोन को, किसी को भी। बस एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो उसके टर्मिनल पे CH3CO इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर इन दोनों को कंपेयर आप करोगे तो पहले वाले में आपको ये ग्रुप दिख जाएगा टर्मिनल पे, लेकिन इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप लिखोगे CH2CHO तो टर्मिनल पे ये ग्रुप नहीं दिखेगा, और जब ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करेगा। इसलिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट से इन दोनों को पहचान लेंगे। बाकी जो तीनों रिएक्शंस हैं ये एल्डिहाइड शो करते हैं और दोनों एल्डिहाइड हैं, इसलिए दोनों इन तीनों रिएक्शन को शो करते हैं। 25th प्रॉब्लम है, in which of the following option the order of arrangement does not agree with the variations of the property indicated against it। यहाँ पे ये कह रहा है कि साइज इंक्रीज हो रही है, आयनिक साइज। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने ही ज्यादा होते हैं, और प्रोटॉन ज्यादा होगा तो साइज छोटी रहेगी। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है इसलिए इसकी साइज सबसे छोटी रहेगी, इसलिए ये ऑर्डर सही लिखा गया है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की जब बात करते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन में पी के अंदर कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा हाफ फील्ड होने की वजह से। ऑक्सीजन में P4 होता है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो नहीं करता, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। और आप जानते रहना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन के लिए एक प्रॉब्लम है कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, और फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अगर रिसीव करेगा तो उस कंडीशन में
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करता है, जो उसको डीस्टेबलाइज करता है। इसलिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम तरफ जब आप जाओगे तो मेटेलिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे शेल ऐड होते हैं जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी सारे करेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।